अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ अब तक की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद नंबर 2830 के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया है और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ के खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का अयादा भी किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का ये भी कहना था इस बारे में कि पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ हो। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के दुख दर्द के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान की जानिब से नाज़रीन इस बड़े फैसले पर मुल्क में यकीनी तौर पर तकसीम रद्द-ए-अमल सामने आने की तवक्को है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो उभरता हुआ आलमी निज़ाम है इसमें पाकिस्तान की अहमियत एक बार फिर बहुत वाज़ेह तौर पर उजागर हो गई है। पाकिस्तान का खारिजा पॉलिसी का यही कमाल है कि मुतवाज़न और तामीरी सोच के साथ किसी एक ब्लॉक या कैंप में हमारा मुल्क पाकिस्तान नहीं रहता है। इस्लामाबाद की बीजिंग से भी मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वाशिंगटन से भी हैं और सऊदी अरब से गहरे बरादराना ताल्लुकात तो दहाइयों पर मुहित हैं। साथ ही साथ खलीजी ममालिक, यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के मुतादिद बड़े पावर सेंटर्स के साथ भी इसी बुनियाद पर हमारे रवाबित जो हैं वो इस्तवार हैं। आलमी सतह पर अगर हम देखें तो वहाँ पाकिस्तान की इसी उसूली खारिजा पॉलिसी को बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है और तस्लीम भी किया जा रहा है। इससे इनकार नहीं है नाज़रीन कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ये फैसला आसान नहीं था। इस हवाले से तवक्कुआत, इम्कानात और खदशात पर बहस अभी बाकी है, लेकिन इससे इनकार मुमकिन नहीं कि मदऊ किए जाने वाले 60 ममालिक के फोरम से पाकिस्तान अगर बाहर रहता तो मौक़ा हक़ के बाद हासिल होने वाली आलमी तवज्जो और अहमियत अपने हाथों से गंवा सकता था। इस फैसले पर तनकीद भी होगी और शदीद होगी और सवाल भी उठेगा कि क्या पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और गजा जैसे इशूज़ पर अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हटने जा रहा है। इस मुआहदे में शिरकत की ऑफिशियली खबर देने वज़ारत खारिजा का जवाब इसी स्टेटमेंट में नफ़ी की सूरत में है। मसला कश्मीर और गजा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह, बहुत वाशगाफ और बहुत उसूली है, जिस पर पाकिस्तान ने आज तक कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और नहीं आइंदा कर रहा होगा। तब सवाल यहाँ ये उठता है कि इस प्लेटफॉर्म पर तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक के साथ शिरकत के फैसले पर पार्लिमान को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? क्या वज़ीर आज़म वतन वापसी पर ये उधार चुकाएंगे? साथ ही अहम बात अमन बोर्ड में पाकिस्तान के किरदार की है। साथ ही सवाल हमास का भी है जो इस बोर्ड पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और गैर मुसल्लह होने से साफ इनकारी है। साथ ही साथ अमन बोर्ड में एक फरीक की हैसियत से इजराइल की शमूलियत पर सवालात हैं कि तल अवीव से किस हैसियत से डायलॉग या मुकालमा हो रहा होगा। इस सारी गैर मामूली खबर पर, मौजू पर और गैर मामूली अहमियत के सवालों के जवाबों के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब और दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सईद मिन्हास साहब। दोनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, सर मैं पहले आपकी तरफ आऊँगी। सर ये फरमा दीजिएगा कि जो बोर्ड है, ये जो पीस बोर्ड है, इसमें तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र की शमूलियत, क्या इस बात का इतराफ़ नहीं है कि जब तक फ़लस्तीन दोस्त ममालिक को शामिल न कर लिया जाता ये मसला जो है ये हल नहीं हो सकता था, इसलिए पाकिस्तान की शमूलियत, दीगर ममालिक की शमूलियत इसमें हद दर्जा ज़रूरी थी? सर जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल ऐसे ही थी। और जो शुरू में जो बातचीत में 8 ममालिक थे जो बड़े इंस्ट्रूमेंटल थे, जब आपने देखा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड लाइन में जब बातचीत जो हुई उसमें 8 ममालिक थे, उसमें से अभी देखें पाकिस्तान और तुर्किया तो इसमें शामिल हो गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो गए। और जब पाकिस्तान को उन्होंने ये इन्विटेशन एक्सटेंड की तो उस वक्त भी हम कह रहे थे इट इज़ ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। पाकिस्तान की रेलेवेंस और क्रेडिबिलिटी को दुनिया मान गई थी और जब पाकिस्तान अब इसमें शामिल हुआ है तो पाकिस्तान देखें कि इंटरनेशनली एक इम्पोर्टेंट मुल्क है, जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन गया है और दुनिया समझती है कि पाकिस्तान के बगैर खास तौर पर साउथ एशिया है, मिड वेस्ट एशिया है, पाकिस्तान एक मिडिल पावर बन चुका है। तो पाकिस्तान की बड़ी से और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं फ़लस्तीन की बात करते हैं तो पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट और इसके बाद एक ऐसी पॉलिसी रही है जो हमेशा
1947 کے بعد سے وہی پالیسی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جو پاکستان سمجھتا ہے ایک سوورن، انڈیپینڈنٹ اور کنٹیگویس ایک فلسطینی ریاست ہو، اور 67 سے پہلے کے بارڈرز ہوں، اور القدس اس کا کیپٹل ہو، اس پر پاکستان کا کوئی دو رائے نہیں ہے. دنیا یہ بھی سمجھتی ہے پاکستان ایک میچور ملک ہے، ایک رسپانسبل ملک ہے، اور پاکستان ایک امپورٹنٹ اپنا رول ادا کر سکتا ہے. جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے، پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے. آپ پاکستان کے دیکھیں کہ بگ سی جو ہیں، چائنا، رشیا اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. اور دیٹس وائی دیکھیں کہ فائنینشیل ٹائمز نے جو آرٹیکل کیری کیا تو انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو پرسنالٹی ہے، جو ماڈل ہے، ملٹی الائنر کے طور پر انہوں نے بات کی. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ مینٹیننگ ریلیشنز with all big powers while retaining your strategic autonomy. تو وہ ہماری ہے. تو ہم اب ایک ایسی پوزیشن میں ہے پاکستان، we can act as a bridge between آپ سمجھ لیں کہ عرب کنٹریز کے ساتھ، with this big power کے ٹھیک ساتھ. ہے، دیگر کنٹریز کے ساتھ اس بورڈ میں شمولیت سے پاکستان کے تعلقات کس طرح سے بہتر ہو رہے ہوں گے، اس پر یقیناً میں واپس آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب، آپ سے ہم ضرور اس پر بھی بات کر رہے ہوں گے. پروفیسر ڈاکٹر سعید منہاس صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گی. احمد صاحب سے یہ فرما دیجیے گا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر جیسے ترکیہ ہے، پاکستان ہے، مصر ہے، یہ دوست ممالک جو ہے فلسطین کے، اگر یہ ممالک اس میں شمولیت اختیار نہ کرتے تو کہیں نہ کہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جو فلسطین کے انٹرسٹ ہیں ان کا تحفظ ممکن نہیں ہو پائے گا. اب جب پاکستان جیسے ممالک وہاں پر موجود ہیں تو وہ فلسطین کے، فلسطینیوں کے جو تحفظات ہیں یا جو انٹرسٹ ہیں ان کا تحفظ یقینی بنا رہے ہوں گے. اس چیز پر ہمیں اب اعتماد ہونا چاہیے. جی دیکھیں، یہ انتہائی خوشائن ڈیولپمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ ریلیونسی ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی. اب پاکستان کا اس جو بورڈ آف پیس ہے جو کہ ٹرمپ صاحب نے بنایا ہے، اگر اس میں موجود نہ ہوتا تو پاکستان کو وہ ریلیونسی یا وہ جو امپورٹنس، جیسے مسعود بھی کہہ رہے تھے، جو آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد پاکستان نے حاصل کی، تو وہ ڈائلیوشن کی طرف چلی جاتی ہے، ڈائلیوٹ ہو جاتی. اس کے اوپر پھر دوبارہ سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہا کہ اس پہ کافی اپریہنشنس آئیں گے بھی، اور چھوٹی موٹی بات چیت ہونے بھی شروع ہو چکی ہے. یہ بڑا مضحکہ خیز ہوگا اگر اس کو جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے ISF اس کے ساتھ ایکویٹ کیا جائے. یہ بیسیکلی ایک ایسا ورکنگ گروپ ہے، ہائی پاورڈ ورکنگ گروپ ہے کہ جس میں تمام جو ممالک ہیں، جس کی کریڈیبلٹی ہے دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر کمیٹی آف نیشن کے اندر، ان کو شامل کیا گیا. بھی حتیٰ کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان، جیسے مسعود صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری بڑی واضح پوزیشن ہے یہ کہ بیت المقدس جو ہے وہ ان کا کیپٹل ہونا چاہیے، بارڈر کنٹیگوٹی ہونی چاہیے، اور 1967 سے جو جنگ سے پہلے جو بارڈرز تھے وہ اس کے اوپر جانا چاہیے. تو پاکستان کی بڑی ایک ہارڈ لائنر قسم کی پوزیشن ہے کہ جس میں فلسطینیوں کا بیسک انٹرسٹ جو ہے اس کو سیف گارڈ کیا جانا. لیکن اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اسرائیلیز جو اس کو منع کر رہے تھے یا اس کو بڑا شک کی نگاہ سے پاکستان کو دیکھتے ہیں، فلسطین کے پوزیشن کے لحاظ سے وہ پاکستان کو اس میں نہ ہونے دیتے. لیکن پاکستان ایک اتنا ذمہ دار اور ریلیونٹ ملک ہے اس وقت کہ اس کا نہ ہونا اس بورڈ آف پیس کو ڈائلیوٹ کر سکتا تھا، اسی کریڈیبلٹی کو جو ہے شک میں مبتلا کر سکتا. تو لہٰذا پاکستان کے اس میں شامل ہونا خاصا خوش آئند ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا اسٹیچر اسٹریٹجک لیول پہ نہ صرف ریجنل بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ مزید مستحکم ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ بہت سارے تحفظات، احمد سعید منہاس صاحب، سر آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بہت سارے تحفظات، بہت سارے خدشات اس وقت پاکستان کے اندر پائے جاتے ہیں. میں سر آپ کی طرف بھی یہ سوال لے کر آؤں گی، لیکن ابھی ہم بریگیڈیئر مسعود احمد صاحب سے یہ پوچھ لیتے ہیں. سر اس بورڈ کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کر لیجیے گا. شمولیت کے حوالے سے تو جو چیزیں، جو تحفظات ہیں، کچھ آپ نے اس کی وضاحت کی ہے، کچھ ہم آگے چل کر اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. لیکن یہ جو بورڈ ہے جس کو ہائی پاور ورکنگ گروپ قرار دیا ہے ابھی احمد سعید صاحب نے، سر یہ فرما دیجیے گا کہ اگرچہ ابتدائی طور پر اس بورڈ کا جو مقصد ہے وہ غزہ کی بحالی کے امور کی نگرانی بتایا جا رہا ہے، تاہم اس کا جو چارٹر ہے اس کی دائرہ کار صرف غزہ تک محدود نہیں ہے. سر انٹرنیشنل میڈیا پر ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ جو ادارہ ہے یہ اقوام متحدہ کے متبادل یا حریف کے طور پر ابھرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے. اس کو لے کر بھی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. سر
हाँ जी हाँ, देखें, एक तो पहली बात ये है, ये बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ पीस है, वो वही चीजें इंप्लीमेंट करेगा जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से पास हुई हैं। दैट इज वन थिंग, इसमें सब ने एग्री किया हाँ। है। अल्टीमेटली लॉन्गर रन में जो लोग अभी कह रहे हैं कि इसमें इस तरह का आइडिया बनेगा कि ये हो सकता है कि यूएन को रिप्लेस करेगा, लेकिन डिपेंड करता है ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कब तक रहेगा वहां पे, दूसरी टर्म के बाद तीसरी टर्म पे वो ले नहीं सकते हैं। सो वो वाली चीजें देखने वाली है। फिर आप देखें, हमें यूनाइटेड नेशन को देखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को हमने देखा कि कंसेंसस के साथ एक रेजोल्यूशन पास हुई गजा के लिए, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत सारी रेजोल्यूशंस थी, वो वीटो हो गई। इवन कुछ जो पास भी हुई कंसेंसस के साथ, वो इजराइल रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट दैट रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे ये होगा, देखें, जब ये बोर्ड ऑफ पीस बनेगा, बोर्ड ऑफ पीस के अंदर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको हेड कर रहे हैं, स्टीव विटकॉफ उसमें है, मार्को रूबियो है, टोनी ब्लेयर है, और दूसरे लोग हैं। इसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बिठाई है, और जो बेसिकली इसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है, और वहां पे जैसे तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, इजिप्ट के भी हैं, तो वो बेसिकली मॉडलिटीज है ग्राउंड में, एग्जीक्यूशन काम को वो देखेंगे, और इसके बाद टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप वहां पे होगा। तो उससे ये होगा कि काम जो एक आइडिया कंसीव किया गया था, फेजेस की इम्प्लीमेंटेशन, ये चीजें वहां स्टार्ट हो जाएंगी। इसराइल की देखें, जितना वो मुखालिफत भी करे, लेकिन जो रिलीफ आप देंगे, स्पेशली जो सफरिंग है गजा के लोगों के, आजकल के हालात आप देखें, बारिश है, ठंड है, खाने को कुछ नहीं हालात है, बम्बिंग स्टिल हो जारी है, लेकिन जब ये चीजें ऑन ग्राउंड होंगी तो उससे रिलीफ मिलेगा, चीजें इंप्लीमेंट होंगी। लॉन्गर रन में आप देखें, जिसके बोर्ड ऑफ पीस बाकी अगर जो डिस्प्यूट्स है उसमें दे कैन प्ले इन कंस्ट्रक्टिव रोल। इवन जम्मू एंड कश्मीर का मसला भी इस बोर्ड ऑफ पीस में, अगर ये बोर्ड ऑफ पीस प्रिवेल करता है और डिसीजन मेकिंग में इंप्लीमेंट करवाता है, तो मेरे ख्याल में ये कारगर साबित हो सकता है। ठीक है। और देखें ना कि जो जो ये बड़ा अहम नुक्ता है जो यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। अब अहमद सईद साहब, मैं चाहूँगी कि इसको आप थोड़ा मज़ीद एलेबोरेट कर दीजिएगा। ये जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से नुक्ता मसूद अहमद खान साहब ने उठाया है कि जो बोर्ड है, इसके चार्टर में ये है कि बोर्ड अपनी कार्रवाई का आगाज़ जो है वो गज़ा के तनाज़े से करेगा, और फिर से दीगर जो आलमी तनाज़ात हैं उस तक फैला दिया जाएगा। यानी मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा भी यहाँ डिस्कस हो सकता है। तो फिर ये बात तो बहुत ऑब्वियस हो जाती है कि पाकिस्तान की इसमें शमूलियत तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और ये तो फिर लाजमी थी। जी बिल्कुल, देखिए, बोर्ड ऑफ पीस, जैसे मैंने कहा ना कि बड़ा हाई पावर्ड एक ऐसा वर्किंग ग्रुप बनने जा रहा है कि जिसमें तमाम ऐसे ममालिक जो मैटर करते हैं दुनिया में, उन ममालिक को इसमें शामिल किया गया। उसमें ना सिर्फ गजा बल्कि दीगर जो आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, स्पेशल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स लाइक कश्मीर, वो भी इसके अंदर डिस्कशन में आ सकता है। तो लिहाजा जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ कश्मीर इशू है, वो मजीद आपके हाथ में एक टूल आ गया कि जिसके अंदर आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन, जो कि गजा के सोल्यूशन के लिए भी उनको इस्तेमाल में लाया जाएगा या रेफर किया जाएगा, वो सेम विल गो फॉर दी कश्मीर ऑल्सो। अब यहाँ पे क्विड प्रो को भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो खासी स्लिपरी स्लोप भी बन सकती हैं, स्ट्रेंथ्स भी हो सकती हैं। स्लिपरी स्लोप इन अ सेंस कि अगर क्विड प्रो को की बात करते हैं, यानी यू स्क्रैच माय बैक एंड स्क्रैच योर्स, तो गजा में अगर आप कुछ लेन देन करते हैं तो हो सकता है कश्मीर के अंदर भी आपको उसी तरह की स्ट्रेंथ मिले, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। लेकिन जब ग्लोबल विलेज के अंदर दुनिया जब चली जाती है तो फिर आप अपने इस तरह के कुछ लेन देन आपको करने पड़ते हैं। लेकिन मेरा कहने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं कि हम कोई अपनी पोजीशन से पीछे हटने जा रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप एजेंडा आइटम्स बनाएंगे उसके, इस जो बोर्ड का जो एजेंडा आइटम होगा उसके अंदर पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक से होगी। और जब ये बोर्ड ऑफ पीस जो है अपने एजेंडा आइटम या डिस्कशन या जो भी इसका जो कम्युनिके होता है अपनी मीटिंग के बाद या कोई भी मीटिंग्स के बाद, तो वो अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशंस किसी फोरम पे लेके जाते हैं, तो जैसे पहले कोई एक दो मुल्क जो है उसके कश्मीर के लिए, फॉर दैट मैटर गजा के लिए आवाज उठाते तो उतना वजन नहीं होता था। अब ट्रम्प जब उसके अंदर खुद मौजूद होंगे और ये पाकिस्तान जैसे स्ट्रांग मुल्क होंगे जो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली खास करके एक इंतहाई अहमियत के हामिल ममालिक हैं, जैसे टर्की भी उसमें शामिल है, तो जब हम पोजीशन लेंगे, ये बोर्ड एक पोजीशन लेगा, तो मैं नहीं समझता कि जब ट्रम्प उसके हेड होंगे तो फिर वो उसको किसी किस्म का भी वीटो कर पाए। तो लिहाजा
آپ کا مقصد ٹھیک ہے، اس یعنی وقت یعنی پیس یعنی لے کر بات آنا ہے وہی غزہ ہے کے کہ پاکستان کا یہاں پر ہونا، کے لیے۔ مصر کا ہونا، پھر ترکیے کا ہونا، دوست ممالک کا ہونا جو ہے فلسطین کے لیے، فلسطینیوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے انٹرسٹ کا تحفظ جو ہے، یہ ممالک وہاں پر جب بیٹھے ہوئے ہوں گے، پاکستان جب وہاں پر بیٹھا ہوگا تو ان کے جو انٹرسٹ ہے ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دی جائے گی جو فلسطینیوں کے لیے یا ان کے انٹرسٹ کے، فلسطین کے انٹرسٹ کے خلاف ہو۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے کہا کہ یہ ہائی پاور ورکنگ گروپ ہے، تو بالکل ڈیوورس میں ہونے والی جو گفتگو ہے وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ اس منصوبے کے ساتھ بڑے معاشی پیکیجز بھی ناظرین جڑے ہیں۔ پاکستان کو IMF اور دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں ان سے ریلیف ملنے کا بھی امکان ہے، امریکہ کی مدد بھی مل سکتی ہے، تو ہمیں اس کو بالکل ایک پازیٹیو اس میں سوچنا چاہیے۔ کس طرح سے یہ پازیٹیو ہے چیزیں، یہ ساری ہمیں سمجھا رہے تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر احمد سعید منہاس صاحب۔ آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید اس پر گفتگو بھی کریں گے، پروگرام میں ایک بریک شامل کرتا ہیں۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں دوبارہ سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں غزہ امن بورڈ کی، جس میں پاکستان نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر احمد سعید منہاس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا مسعود احمد خان صاحب، یہاں بہت ساری جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس پر بھی پاکستان میں بات ہو رہی ہے، بہت ساری دیگر جو پیچیدگیاں اس سے ہو سکتی ہیں اس پر بھی بات ہو رہی ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ بھی تھوڑا سا کچھ چیزیں جو ہے کلیئر ہونی چاہیے ہیں، تھوڑی وضاحت جو ہے وہ عوام تک پہنچنی چاہیے ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت سوشل میڈیا پر ہمیں پاکستان کے اندر یہ ڈسکس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ جو امن بورڈ ہے اس میں فلسطین کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا، اس کے بعد اگلا جو قدم ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے اس میں شمولیت کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کی چمگوئیاں ہیں، جو اس طرح کی نیگیٹو چیزیں ایسے جڑی، ان کو کہیں نہ کہیں اس تاثر کو زائل کیا جائے۔ جی ہاں، دیکھیں اس طرح کانسپریسی تھیوریز اور اس طرح کے نیریٹیوز پش کریں گے جو اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ہیں، جو اداروں کے خلاف ہے، وہ اس طرح کی بات چیت ضرور کرتے رہیں گے، وہ پہلے بھی کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں پاکستان نے ایک چیز بڑے واضح کیا ہے، پاکستان جو فیصلے کرے گا کلیکٹیو ڈیسیجنز ول بی ٹیکن، اور اس میں یہ ہے کہ ڈیسیجن پولیٹیکل لیڈرشپ دے گی، آپ کی کیبنٹ ہے، آپ کے پارلیمنٹ ہوگا، اور اس میں یقیناً ہم نیشنل انٹرسٹ کو رکھیں گے۔ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اور ایسپریشن آف پیلسٹینین پیپل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا، اس کو مد نظر رکھ کے فیصلے کیے جائیں گے۔ ابراہیم اکارڈ تو آؤٹ آف کوشچن ہے، دیٹس وائی میں شروع میں کہہ رہا تھا پاکستان کا جو سٹانس ہے شروع سے وہ ایک فارم ہے، کنسسٹنٹ ہے۔ 1947 کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ الگ ایک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لائے گا اور لایا جائے گا، تو اس سے پہلے پاکستان کسی صورت میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پاکستان، دس از وٹ قائد اعظم سیڈ، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اور وہ اس کے ساتھ کہ ہم کیسے جا کے ابراہیم اکارڈ کر سکتے ہیں، جب لیکن یہ دیکھیں جس طرح پریشر تھا، جس طرح ایک انڈرسٹینڈنگ پاسٹ میں آپ نے دیکھا سعودی عرب کی طرف سے بات چل رہی تھی ایون حماس کے اٹیک سے پہلے، تو وہ ایون سعودیز دے آر ناٹ ریڈی، سعودیز نے بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا جب تک ٹو اسٹیٹ سولوشن والی بات نہیں ہوتی ہے کوئی ابراہیم اکارڈ کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو سیم از کیس وتھ پاکستان، سو پاکستان کا تو زیادہ فارم ہمارا اسٹانس ہے۔ سو یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہو سکتی ہے، لوگ ملائن کرنے کے لیے ایسی بات کر سکتے ہیں، انلیس دوز ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوتا ہے جو پاکستان کا اسٹانس ہے، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں لایا جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اسرائیل کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کا نیکسس ہے انڈیا کے ساتھ، تو وہ انڈیا کے ساتھ مل کے ہمیں ڈسٹیبلائز کر رہا ہے، تو دس از آؤٹ آف کوشچن۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر بہت سارے اداروں کو خاص طور پر حکومت کو ملائن کرنے کے لیے بہت ساری باتیں آپ نے فرمایا کہ ہو رہی ہیں، اسی طرح سے ایک اور بات کی جا رہی ہے۔ میں احمد سعید صاحب سر میں آپ کی طرف آؤں گی کہ جو غزہ پیس کاؤنسل ہے اس کے سربراہ ظاہر ہے کہ ٹرمپ ہوں گے، پھر ایگزیکٹو کاؤنسل کے چیئرمین بھی ٹرمپ ہوں گے، اور رکن ممالک کی نامزدگی کا اختیار بھی ظاہر ہے کہ انہی کے پاس رہے گا جیسے ابھی انہی کے پاس تھا۔ باقی کاؤنسل کے اراکین کیا کریں گے؟ یہ تو ون مین شو نہیں ہوگا، اس طرح کے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ بھی ہمیں ٹویٹر پر دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر گردش کرتے دکھائی دے رہے ہیں، تو میں ضرور چاہوں گی کہ ان کا ضرور آپ جواب دیجیے۔ دیکھیں ٹرمپ نا اپنے آپ کو ایز اے پیس میکر کے طور پر پہچانا جانا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے اہل ہیں،
उनकी पर्सनैलिटीज में कोई शक नहीं है कि अनप्रडिक्टेबल है, बट एट द सेम टाइम जब आप लॉजिक से बात करते हैं तो वो उसको सुनते भी हैं। अगर वो चाहते हैं कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है गजा की सोल्यूशन की तरफ जाए और दोनों फ्री कैन को इसके अंदर जो है वो इक्वल उनके जो उनके कंसर्न्स उनको एड्रेस किया जाए, और ट्रम्प जो चाहते हैं कि वो पीस ब्रोकर के तौर पे पहचाने जाएं दुनिया के अंदर, तो वो नहीं चाहेंगे कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो किसी भी सूरत टेंटेड हो या उसकी जो इफेक्टिवनेस या उसके जो काम है उसके ऊपर कोई फिंगर पॉइंट आउट कर सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ही इज अनप्रेडिक्टेबल, बट एट द सेम टाइम जब स्ट्रॉन्ग ममालिक अपनी पोजीशन रखेंगे और एक ही वॉइस या एक ही पोजीशन के साथ अगर वो बात करते हैं तो इसमें मेरा ख्याल है कि ट्रम्प उसके खुद के ऊपर भी जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर होगा, स्पेशली मुस्लिम ममालिक का जिसमें पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट खास करके हैं। तो इसलिए इसको चांस देने में कोई हर्ज कोई नहीं। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो हमने अपनी एक लीवरेज अपने हाथ में रखी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो प्रेस स्टेटमेंट भी आई है जब इन्विटेशन फ्रांसिस साहब को मिली थी तो उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे कहा गया कि हमारी जो भी पोजीशन होगी इस बोर्ड ऑफ पीस के अंदर वो पहले रेटिफाई होगी पार्लियामेंट से, मे बी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी मुशावरत भी हो, लेकिन जब तक पार्लियामेंट उसको रेटिफाई नहीं करता उस पाकिस्तानी पोजीशन को, वो पोजीशन जो है वो उसमें नहीं ली जाएगी। तो लिहाजा विद ऑल कलेक्टिव डिसीजन, जैसे ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे, कलेक्टिव डिसीजन होगा, हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करता होगा, हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस पाकिस्तान की और फलस्तीनी जो हमारे भाई हैं उनकी मांगों के एन मुताबिक होगा। पाकिस्तान अपनी पोजीशन से मैं नहीं समझता कि एक इंच पीछे हटेगा, क्योंकि ये सियासी खुदकशी होगी किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए अगर वो टू स्टेट सोल्यूशन जो कि हम 12 दफा उसका ठीक है। ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की कि ये सब पे क्लियर होना चाहिए है, वाज़ेह होना चाहिए है कि पाकिस्तान जो है फ़लस्तीन के हवाले से जो उसकी पोजीशन है हमेशा से है वो उससे एक स्टेप भी पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, हम कुछ बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जो सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं, मुख्तलिफ टॉक शोज़ के अंदर डिस्कस हो रही हैं। तो मसूद अहमद खान साहब, सर यहाँ कुछ टेक्निकल इश्यूज़ या पेचीदगियाँ भी हैं, ख़ास तौर पर इज़राइल को लेकर। ज़ाहिर है अभी मैंने अब्राहम अकॉर्ड की बात की तो इज़राइल को लेकर भी बड़ा सारा जिक्र हो रहा है कि ज़ाहिर है हम बतौर रियासत इज़राइल को तस्लीम ही नहीं करते हैं। तो फिर ये जो अमन बोर्ड है उसमें इसे किस हैसियत से हम डिस्कशन कर रहे होंगे, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। देखिए, इजराइल तो एक अभी एज ए मेंबर है, पाकिस्तान ने तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, पूरा आप समझ लें इस्लामिक उम्मा को रिप्रेजेंट कर, उन 8 ममालिक में पाकिस्तान शामिल था। पाकिस्तान एक मिडिल, जिस तरह मैंने कहा, एक मिडिल पावर है और एक एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान की अपनी रेलेवेंस है, पाकिस्तान की अपनी क्रेडिबिलिटी है। सो देयरफॉर इसीलिए कहा ना बोर्ड ऑफ पीस होता और उसमें पाकिस्तान ना होता और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बाई स्टैंडर्ड के तौर पर हम देखते रह जाते हैं, तो हमारी तो कोई वैल्यू और हैसियत ही नहीं होती। बिल्कुल, हम एक ऐसी पोजीशन में होंगे वहां पे वी कैन असर्ट, और हम उस जो देखें, अमेरिका को भी पता है, दुनिया को भी पता है, इजराइल को भी पता है हमारा स्टांस क्या है, हम फलस्तीन के बारे में क्या सोचते हैं। बिल्कुल, तो उससे तो पाकिस्तान हटेगा नहीं। तो देयरफॉर देखें, उनका प्रेजेंस उनके होने से कुछ नहीं, बाकी सारे अरब ममालिक वहां पे होंगे, बाकी लोग शामिल हैं। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी में जहां तक मुझे याद है कतर शामिल है, तुर्किया भी शामिल है, प्रॉब्ली या इजिप्ट भी इसमें शामिल है। सो उनकी भी से वहां पे शामिल होगी। और फिर देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अरबों के साथ एक कमिटमेंट की है, तो वो अपने आप को लेट डाउन नहीं कर। दैट्स वाई देखें कि जब ये बातचीत, जब ये बोर्ड ऑफ पीस बना और जब नाम आए थे तो इजराइल ने अपोज किया था। इजराइली सेड कि भाई हमसे किसी ने कंसल्टेशन नहीं की है, लेकिन इसका मतलब ये था ट्रम्प चाहते हैं कि ये चीजें इम्प्लीमेंट हो। जो प्रोमिस उसने वहां से अरबों के साथ किए हैं या 8 ममालिक के साथ किए हैं कि मैं फलस्तीन को वहां पे जो सफरिंग है उनको एक जो चलिए जी, हमारी ये दुआ है मसूद अहमद खान साहब के जो प्रॉमिस किए गए हैं, चाहे वो अरब कंट्रीज से किए गए हैं, चाहे वो बाकी दुनिया से ट्रम्प ने किए हैं फ़लस्तीन के मसले को लेकर, और फिर ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो उनके लिए करारदादें जो मंजूर कर रखी हैं, उस पर भी जब ये वसी होता है सारा मामला तो वो मसला भी हमें हल होता हुआ दिखाई दे। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अहमद सईद मनहास साहब, सर आपने वक्त निकाला, आपके वक्त का शुक्रिया। जैसे प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब हम बात करने जा रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया पर इस वक्त 28वीं तरमीम के जिक्र की जो ज़ोरों पर है।
नाज़रीन यादिश बखैर, नवंबर 2025 में ताकतवर हलकों से करीब जाने वाले सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने हामिद मीर साहब के न्यूज़ शो में ही कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 28वीं तरमीम भी आएगी, और ये तब की बात है जब 27वीं तरमीम को पार्लियामान से मंजूरी भी नहीं मिली थी। तब फैसल वाउडा ने ये दावा किया था कि 27वीं आईनी तरमीम बहुत आसानी से पास हो जाएगी और पाकिस्तान की कामयाबी और बका के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो 28वीं तरमीम भी लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राणा सनाउल्लाह भी नवंबर 2025 में 28वीं तरमीम की आमद की इत्तला दे चुके हैं। ताहम 2 माह पहले तक वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि मुस्तक़बिल करीब में 28वीं तरमीम का कोई इम्कान नहीं है। इसके बावजूद इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में ये नई तरमीम टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इस तरमीम में वोटर की उम्र बढ़ाकर 18 बरस से 21 बरस कर दी जाएगी। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुतहरिक PTI के कारकुनान और बाज़ ब्लॉगर्स का कहना है कि ये सब PTI के वोट बैंक में शिगाफ डालने की कोशिश है। नौजवानों की बड़ी तादाद PTI के सपोर्टर है और इस तरमीम का जो मकसद है वो PTI को इस सपोर्ट से महरूम करना है। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा का इस हवाले से सोशल मीडिया पर बयान तनकीद की जद में है, जिन्होंने एक न्यूज़ शो में कहा था कि 18 साल का बच्चा तो सियासी मंशूर तक नहीं समझ सकता। अब सवाल यहाँ ये नाज़रीन कि क्या वाकई हुकूमत कुछ ऐसा करने जा रही है जिसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। हमने ये जानने के लिए वफाकी वज़ीर मुमलिकत खीलदास कोहिस्तानी साहब से रब्ता किया है और सोशल मीडिया पर फैली डिबेट उनके सामने रख रहे हैं। खीलदास साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये फरमा दीजिएगा कि सोशल मीडिया में रिपोर्ट ये हो रहा है, एक नई बहस इनफैक्ट चल रही है कि वोटर की उम्र जो है वो 18 बरस से बढ़ाकर 21 बरस की जाए। क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, फैसले जो है सोशल मीडिया से हुकूमतें नहीं करती है। ये कोई नुक्ता नज़र पेश करता है या जो जर्नलिस्ट या दानश्वर या कोई भी इस तरह की गुफ्तगू होती है, उस पर डिबेट भी होती है, तो उसमें ज़रूर पाकिस्तान में ये डिबेट हो रही है। और हर डिबेट पे जिस तरह 2 राय आती है, इसी तरह राय आती है। अभी तक ऐसा कोई हुकूमत ने कोई अंदर जो ज़ेर गौर ना हो। और ये हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन हमारे साथ बैठे और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है या इलेक्शन के हवाले से जो मामलात है उनमें बैठकर हम उसको बेहतरी ला सकते हैं। उसमें हर किस्म की जो बात है उसमें शामिल किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर 28वीं तरमीम के बारे में भी बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि रमज़ान के दौरान या फिर ईद के फ़ौरन बाद ये तरमीम लाई जा सकती है और उसमें वोटर की उम्र बढ़ाकर 21 बरस कर दी जाएगी। और आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ देखिए, मैंने ये कहा कि अभी तक ना 28वीं तरमीम में कोई बातचीत तो हुई है, ना कोई इस तरह का मसवदा तैयार किया गया है, ना हुकूमत की जानिब से। ज़ाहिर है हमारे पास फोरम है, काबीना में ये आ सकते हैं, जो भी अगर हुकूमत कोई डिसीजन करती है तो काबीना में इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, ना असम्बली के फ्लोर पे कोई ऐसी बात आई है। तो ज़रूर कानून साजी करना हमारा बुनियादी काम है और आइन में तरामीम करना, और जब ज़रूरत हुकूमत महसूस करती है जो जिससे मुल्क को फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा हो, तो ज़रूर हम तरामीम भी करते हैं। ये तो नहीं है कि हम 28वीं नहीं लाएंगे, तो 28वीं भी होगी, 29 भी होगी, जिस तरह पहले भी तरामीम होती रही है, 26वीं फिर 27वीं। मगर कोई इस तरह हुकूमत ने डेडलाइन नहीं दी है कि हम इस तरह मार्च में करेंगे, जनवरी में करेंगे। अभी तक कोई ऐसी तरामीम के हवाले से ज़ेर गौर बात नहीं है जो मैं आपको बता सकता। ठीक है ना, तो तरामीम ज़ेर गौर है और नहीं कोई डेट आपने कहा है कि उसके ऊपर कोई डिस्कशन हुई है कि कब ये की जाएगी। लेकिन कुछ सियासी रहनुमा, खासतौर में आपके जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमात है उनके रहनुमा, जैसे कमर साहब का भी हमने एक शॉर्ट चलवाया, वो इस बारे में मौक़िफ़ दे रहे हैं कि 18 साल का जो नौजवान है वो तो मंशूर भी नहीं पढ़ सकता, समझ भी नहीं सकता, तो इसलिए वोट देने की उम्र जो है वो बढ़ा देनी चाहिए। आपकी अपनी राय खीलदास साहब इस पर क्या है? नहीं, 18 साल का जो बच्चा है या जो नौजवान है वो बाशऊर है। मैं किसी भी सूरत में पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसके हवाले से इस तरह की गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि वो बाशऊर नहीं है या वो उनको अक्ल से सूझबूझ नहीं है। वो तमाम अपने मामलात में सूझबूझ रखते हैं। अगर कोई भी कानून साजी करनी है या कोई भी, उसमें मुशावरत या डिबेट बात की तो हो सकती है, मगर इस तरह की, मैंने आपको कहा ये वक्त से पहले कि मैं कोई राय अपनी दे दूं आपको, ऐसी कोई हुकूमती सतह पे कोई डायलॉग नहीं हो रहा है। अच्छा। हुकूमत के अंदर या जमातियों से ऐसी कोई ज़ेर गौर नहीं। अब इसमें नुक्ते नज़र हर कोई अपना अपना पेश कर सकता है, तो ये अलग बात है। मैं मेरे लिए सब के लिए एहतराम है, जो राय ये दे रहे वो भी साहिब हैसियत राय दे रहे हैं, जो मैं समझता हूँ जो कानून मौजूद है वो भी बेहतर है। कोई ऐसी बात नहीं है इस पे अभी फिलहाल तो।
اچھا کھیلدہ صاحب، ویسے چلیں اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں میں جو مقبولیت ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کو، حکومت کو یہ فیصلہ لے لینا چاہیے، اس فیصلے کے لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں آج ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سب سے زیادہ مقبول ہے نوجوانوں میں، اور نوجوانوں کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے اقدامات ہمیشہ ہماری حکومت نے کیا، اور لیپ ٹاپ کا معاملہ ہو تو ہماری مسلم لیگ نون کی قیادت کے حصے میں یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اب اسی ویژن کو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ بھی چلا رہی۔ 1 لاکھ لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں نوجوانوں کو روزگار کے لیے۔ ہمارے ساتھ ہم نوجوانوں کو کوئی انتشار، فساد، کوئی اسلحہ نہیں دینا چاہتے، ہم تعلیم، روزگار اور یہ دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ نوجوان جڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں مریم نواز صاحب کے جو اقدامات ہیں، زیادہ تر حکومت پاکستان کے بھی 50% سے زیادہ نوجوانوں کی موجودگی ہے۔ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے زیادہ کام ہم نے کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے کون سا نوجوانوں کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھایا ہے، یا ان کی زندگی کی بہتری کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے؟ پی ٹی آئی نے تو کبھی کوئی کام نہیں کیا کسی بھی مکتب فکر کے لیے، پاکستان کے لیے۔ تو نوجوان آج ہمارے ساتھ ہیں، وہ حکومت کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں، ان کو روزگار ہو یا تعلیم، اچھی تعلیم ملے، اچھی صحت ملے۔ تو نوجوانوں کے مسائل کو بھی ہم نے حل کیا ہے اور آئندہ بھی حل کریں گے، اور ہمیں پوری نوجوانوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ ہماری لیڈرشپ بھی آج وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اگر اچھا کام کر رہی تو نوجوان بچیاں ان کو سراہ رہے ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ سارے نوجوان جو ایک جماعت کے ساتھ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ کی دعویٰ کھیلداز صاحب کے نوجوانوں کے لیے جتنا کام کیا ہے ملک میں وہ بھی آپ نے کیا ہے، اور آپ دعویٰ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو نواز فیملی ہے، یا محمد نواز شریف ہیں، شہباز شریف صاحبہ یا مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ نوجوانوں میں اتنے مقبول ہیں کہ اس مقبولیت کے بعد آپ کو یہ فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ لیٹس سی، اس پر بات ہو رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ لینے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ کھیلداز صاحب، آپ ہمارے پروگرام کے لیے موجود تھے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔